स्पेशली क्या है ना, ये सब्जेक्ट इसीलिए डिसाइड किया गया था कि एक कॉर्ड के साथ हमारे कितने कनेक्शंस हैं, आप ये सोचो, है कि नहीं। कोई भी एक इश्यू, उसके कितने कनेक्शंस है, एक पर्सन उसके साथ कितने सारे कनेक्शंस है, एक लाइफ उसके साथ कितने सारे कनेक्शंस है, राइट। एक इमोशंस है उसके साथ कितने सारे कनेक्शंस है। तो जब आपने एक काटा तो सोचो कितनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अभी यहाँ से मैं मंदिर गया पीछे देखने के लिए कि क्या हो रहा है, तो वो मंदिर तो बंद था, तो मैंने कहा चलो बाद में दर्शन करता हूँ। तो वो पुजारी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि अरे आपको एक बहुत सरप्राइज चीज़ बतानी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं वापस मंदिर गया और उन्होंने मुझे बताया कि पिछली बार, मतलब आज से 1 साल पहले, जब हम ये रिट्रीट ख़त्म करके गए थे, हमने सबको, पार्टिसिपेंट्स को कहा कि अपनी विश चिट पे लिख के वहाँ डाल के जाओ, ऐसे हमने कहा था। और वो कह रहे थे कि हम यमुना जी कहीं जाने वाले और वहाँ पे डालेंगे, वहाँ पे विश पूरी होती है कहीं तो भी। और इतने समय बाद आज उनके हाथ में वो सबकी विश लिस्ट हाथ में आई और आज वो जाने वाले हैं रात को करके। मतलब ये कितना साइकिल होता है देखो, कि हम सारे पार्टिसिपेंट्स के लिखे हुए थे, इवन उनके पुजारी के खुद की भी लिखी हुई थी चिट, वो भी उन्होंने मुझे बताई कि ये देखो ये गठड़ी है और ये आज मैं डालने वाला हूँ और आज आप सामने आ गए करके। तो हमने कौन सी लाइफ में कौन सी विश डाली है, उसकी वजह से कौन सी कॉर्ड कनेक्टेड है, हमें नहीं पता। एक सोच तो डालते हैं, एक डिज़ायर तो डाल देते हैं और उसके वजह से कितने लोग एसोसिएटेड हो जाते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखो करके। मतलब कोई एक चीज़ देख ली हमने कि हाँ ये कितना अच्छा है, मुझे ये झूमर खरीदना है, मुझे लैम्प खरीदना है, तो अब कितने लोग इससे कनेक्टेड रहेंगे। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल, रिटेलर, मतलब कितने लोग कनेक्टेड रहेंगे इसके। कंपोनेंट के अलग अलग लोग हैं। तो खरीद लिया हमने या नहीं खरीद लिया, लेकिन कॉर्ड तो कनेक्ट है कि नहीं उसके साथ, है ना। तो वो जब हमने कट कर लिया तो डेफिनेटली इतने सारे लोग फ्री हो गए करके। तो हमें वो कंपैशनेटली डिटैच्ड होना है। ऐसा नहीं बस काट दिया कैसे भी करके, बस अब तू नहीं रहा, मैं नहीं रहा, तू मेरी लाइफ में नहीं, मैं तेरी लाइफ में नहीं, ऐसे हार्शली हमको नहीं बोलना है। अभी रिसेंटली मेरी कजिन सिस्टर आई ऑस्ट्रेलिया से, मुझे मिली अहमदाबाद में, मुझे कह रही थी कि उदय मैं अभी एक बड़ा डिसीजन लिया। मैंने कहा क्या? बोले मैं डिवोर्स ले रही हूँ। मैंने कहा अरे 18-20 साल हुए शादी को। तो बोले बस मैं बहुत हो गया, मुझे वो बहुत मारता पीटता है और बहुत गाली गलौज करता है, 12 साल से कमा भी नहीं रहा है, और मैं उससे बस, मैंने अभी इधर आने के बाद मैंने फ़ोन पे बोल दिया कि अभी मैं आ रही हूँ, पेपर्स लेके साइन करके डिवोर्स दे देना है। मैंने कहा ये कितने भी पेपर वर्क आप कर लो, ये अंदर का कनेक्शन ना बना रहेगा, ये ट्रॉमा का कनेक्शन बना रहेगा, ये दिल का कनेक्शन बना रहेगा। जख्म बहुत गहरे हैं इतने साल में और कितने जन्मों के हैं। तो उसने बोला फिर मैं क्या करूँ? फिर मैंने उनको ये प्रोसीजर बताई जो अभी आपसे करवाए। तो 8-10 दिन हुए वो प्रोसीजर कर रही है। तो कल बात किया तो बोले मुझे काफ़ी हल्का लग रहा है। वो बंदा तो वहाँ से पहले बोला था मैं तो छोड़ूंगा नहीं, तो कुछ भी कर करके ऐसे करके वो बता रहा था। तो अभी वो लड़का कह रहा है कोई बात नहीं, तेरी जो भी इच्छा है मैं पूरी करूँगा, कोई बात नहीं। मतलब कैसे देखो, हम यहाँ कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे उसकी कोई असर होती है, क्योंकि वो सख्ती से हमने पकड़ के रखा था उसको। लेकिन जैसे से हम डाइल्यूट करते जाते हैं तो बात खत्म हुई। आप किसी को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप चाय पी लो फिर उसके बाद 2 चम्मच शक्कर खा लो, ऐसे कह सकते हो? उसी में डाल के चाय पीनी पड़ती है। आप ऐसे नहीं कहते भाई आप है ना खाना खा लो, बाद में मैं थोड़ा नमक थोड़ी मिर्च बाद में आपको हाथ में दे दूंगी, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ये चीज़ें लगी पड़ी है एक के साथ एक, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी पड़ी है। तो वो चीज़ से जब आप डिस्कनेक्ट होते हैं तो कितनी चीज़ों के साथ आपको भी हल्कापन सा लगता है, आपको भी लगता है हाँ ये रिलीज हो गया मेरा, ऐसा है। बिकॉज सामने वाला अनवांटेडली बंधा पड़ा है और उसके वजह से आपका एक क्या कहते हैं कार्मिक वेट होता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल कर्मा कहते हैं, कि जबरदस्ती का फिर उसी के साथ वापस आना पड़ता है नीचे। मतलब कहीं ना कहीं उसको ढूंढना पड़ता है, अरे यार जिसके साथ मेरा कॉर्ड है वो कहाँ है? अब वो कहीं लंदन में है तो वहाँ जाओ जॉब करो, कहीं अमेरिका में है तो वहाँ जाके घर बसाओ, जहाँ पे भी है वो कॉर्ड के वजह से हम जा रहे हैं। अदरवाइज जाने की ज़रूरत क्या है? मुझे बताओ, इट इज़ राइट और रॉन्ग?
और वहाँ जाने के बाद पता चलता है यार कुछ पता नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मैं गई क्यों, मैं गया क्यों वहाँ पे, इतना टाइम मेरा गया, इतना पैसा गया। अब समझ में आ रहा है कि कब कॉर्ड कनेक्ट करके रखा था और उसके साथ क्लियरेंस करना था। हम आपको हर रिट्रीट में एक चीज़ समझा रहे हैं कि कोई इंसान इस दुनिया में गलत नहीं है, हर आदमी शून्य होने के लिए आया है। अब शून्य होने के लिए जब आया है तो अच्छा बुरा सब करेगा वो, आप उसको होने दो शून्य को। आप कोई भी अच्छी चीज़ से अटैच रहोगे, बुरी चीज़ से गिला शिकवा रखोगे तो वो कॉर्ड बना रहेगा, वो हैवी रहते रहेगा। उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। ये सोचो यार उसने किया, इसका मतलब वो मुझे क्लियर करने का एक मौका दे रहा है, तो करने दो उसको। इज इट राइट और रॉन्ग? पहले पहले जब कैश में टोल नाका लेते थे ना, तो काफ़ी लोग नया जब टोल नाका था तो झगड़े करते, हम नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो, बहस करते थे, ये करते थे। अब कैसा है ना, ये डिजिटल हो गया, आपकी गाड़ी गई वो टोल कट ही जाता है, और नहीं है तो आपसे डबल फाइन लगा देते हैं, तो उस बंदे को चुपचाप देना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जन्मों के बाद ना ये अब ऑटो कर्मा हो गया है कि आप ना चाहते भी आपको वो कर्म क्लियर करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोलोगे नहीं मुझे तो नहीं करना इसके साथ कोई कर्म क्लियर, ये सब ऑटो पायलट पे आ गया है। समझ में कि नहीं? मतलब आप कोई चीज़ में नहीं बोल सकते ये चीज़ महंगी क्यों हो गई, ये चीज़ ऐसी क्यों हो गई, ये चीज़ वैसी क्यों हो गई, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। आप कुछ नहीं बोल सकते इसमें। महंगी है तो महंगी है, आपको लाए चाहे, मतलब तो सब्जी वाले भी कहते हैं, पहले तो वो बोलते थे नहीं नहीं पीस खरीद लो, बोलते लेना है तो लो, नहीं तो निकलो, क्योंकि उसके पीछे दूसरे लोग पड़े खरीदने के लिए। इज इट राइट और व्हाट? चॉइस कहाँ पे है? जहाँ कर्म क्लियर हो गया, जहाँ फ्री विल है, वहाँ चॉइस है। जहाँ आपने कर्म ही क्लियर नहीं किया, आप चॉइस कैसे कर सकते हो? मुझे बताओ, कर ही नहीं सकते। इसलिए हम आपको रिट्रीट में बुलाते हैं कि यहाँ कर्म क्लियर करो, यहाँ जाने के बाद 2%, 10, 15% जो भी फ्री विल हुआ ना यहाँ हीलिंग करते हुए, उधर जाके फिर बोलो अब मेरे पास चॉइस है, मैं ये करूँगी या ना करूँगी। ऐसे सीधा मत बोलो कि नहीं आज मैंने मंदिर की घंटी बजाई, अब मेरे पास चॉइस है कि मैं तुमको छोड़ देती हूँ। ऐसे थोड़ी होने वाला है। वॉट अदर प्रोसीजर यू डिड टू क्लियर इट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। शून्य करने के लिए कुछ तो किया कि नहीं? जैसे हम दुबई में जाते हैं ना, वहाँ पे एक चॉइस होती है कुछ कुछ शॉप्स में कि आप दिरहम में पे करो कि रुपीस में पे करो, ऐसा है। यूएस में ऐसा कोई चॉइस नहीं होता है, ऐसा आप जाके बोलोगे नहीं मैं तो इंडियन रुपीस दे रहा हूँ, ऐसा कोई चॉइस नहीं होता है। तो कुछ तो आप पे कर रहे हो ना वहाँ पे, चाहे इंडियन करेंसी से दुबई में पे कर रहे हो या दिरहम से कर रहे हो या यूएस के डॉलर से भी पे करोगे तो भी वो ले लेते वहाँ पे शॉप। तो ये मैं कहता हूँ कि ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन के लिए भी आपको कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। रिट्रीट में आना भी एक ऑप्शन था, आपने चूज किया कि नहीं मैं जा रही हूँ, तो ये चॉइस के वजह से आप कट कर सकते हो, डाइल्यूट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अगर आप यहाँ नहीं आते और आप सोचते कि नहीं कुछ टाइम के बाद तो यूट्यूब पे अपलोड होने ही वाला है, हम सुन लेंगे, देख लेंगे और हम आगे बढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस जगह पे आके कॉर्ड कट करना पड़ता है, इस जगह पे आके प्रोसीजर करना पड़ता है, इस माहौल में आना पड़ता है और इतनी के संगतों के साथ करना पड़ता है। इतने में से एक बंदा भी अगर मिसिंग रहता, ये 15-20 जितने भी लोग हैं, तो फिर आपका कट नहीं होता, वो वापस होता है। इज इट राइट? जितनी भी पिक्चर की शूटिंग होने के बाद जब पिक्चर सेंसर बोर्ड में जाती है और वो कहता है ये सीन ठीक नहीं है, वल्गर है, तो फिर वापस उतने ही लोग उस सेट पे लेके जाते और उसको रीशूट करते। समझ में कि नहीं? क्योंकि उसमें कुछ डायलॉग्स ऐसे बोले गए कि जिसकी वजह से पब्लिक भड़क सकती है, तो सेंसर बोर्ड बोलते नहीं नहीं ये डायलॉग इसके भी ये निकालो, इसके ये भी डायलॉग निकालो, इसका ये भी निकालो, तो बोलते ठीक है। फिर वापस सबको बुलाते वहाँ पे और फिर उसकी रीशूट करके, और जब रिलीज करते ना तो पता ही नहीं चलता कि इसके पहले कुछ गंदा सीन लिया था और ऐसे ऐसे इसमें डायलॉग्स थे और उसको रीशूट किया, पता ही नहीं चलता हमें तो लगता है तो नॉर्मल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लाइफ ये रीशूट चल रही है आपकी, ये सबकी रीशूट चल रही है। पहले सब कुछ हो चुका है, अभी ये सेंसर बोर्ड पे आ गया है, मतलब कर्म एकदम पिक लेवल पे आ गया है सबका। और ये सेंसर बोर्ड में आने के बाद आप नहीं बोल सकते नहीं मैं तो इसको होने ही दूंगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते। इज इट राइट? बिकॉज ये अभी कट करने का टाइम आ गया। आप नहीं करोगे तो कहीं चले जाओगे बाढ़ में, कहीं जाओगे अर्थक्वेक में, कहीं जाओगे आप और कोई कोरोना में चले जाओगे, कहीं तो चले जाओगे। बिकॉज आप नेचुरली तो तोड़ने को तैयार नहीं अपने आप को, नेचुरली तो शून्य होने को तैयार ही नहीं है। इज इट राइट? फिर नेचर बोलेगा ठीक है फिर मैं इसको टेक ओवर करता हूँ। इज इट राइट?
तो कितने पिक्चर्स आपको पता भी नहीं है कि जैसे कोर्ट में केस पेंडिंग में है ना, वैसे कितने पिक्चर तो अभी भी सेंसर बोर्ड में ऐसे ही पड़े हुए क्योंकि उन लोगों के कैरेक्टर ही वापस नहीं मिले शूट करने के लिए। तो फिर शूट करेंगे कैसे और उसको रिलीज भी कैसे करेंगे, समझ में कि नहीं। तो आपके काफी कैरेक्टर्स जो है पास्ट लाइफ के, वो कुछ लोगों ने जन्म ही नहीं लिया, कुछ तो नर्क में जाके बैठे पड़े। आप कहाँ ढूंढोगे उसको? तो उसके लिए स्पिरिचुअल प्रोसीजर ही करनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं नहीं मैं वेट करूंगी, आने दो, मैं उसके साथ कर्म क्लियर करूँ। अब वो समय नहीं रहा, समझ में, क्योंकि काफी फिल्टर हो गए, काफी तो नेचुरल कैलामिटीज में चले गए। कहाँ ढूंढोगे आप? किसी के दादाजी नहीं रहे, किसी के मदर इन लॉ नहीं रहे, किसी का कोई नहीं रहा जिनके साथ आपकी नहीं बनती थी। अब वो रही नहीं तो आप करोगे क्या? वेट थोड़ी करोगे उनके वापस पुनर्जन्म का। और ये क्या गारंटी है कि वो आपकी लाइफ में आएंगे या आपकी फैमिली में आएंगे? वो तो और कई जन्म ले चुके हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? तो बेटर क्या है कि हम ये सारे स्पिरिचुअल प्रोसीजर करें जो पिछले 30 साल से आए हुए हैं। उसके पहले ये सारे प्रोसीजर्स नहीं थे, बिकॉज कुदरत को पता था कि कहीं ना कहीं वापस आप लोग मिलने वाले हैं, आपका रीयूनियन होने वाला है। अब रीयूनियन बहुत मुश्किल से होता है। आप सोचो, जिसके 5 साल 10 साल 15 साल आप स्कूल कॉलेज में साथ में स्पेंड करते हो, उसके साथ रीयूनियन मुश्किल से हो रहा है, तो कहाँ फिर जन्मों जन्मों के रीयूनियन होने वाले आपके? आप जब मैसेजेस डालते हो ग्रुप में, पता चलता है यार 2-4 फ्रेंड्स तो मेरे मर भी गए, 2-4 तो ग्रुप में ही नहीं है, 2-4 तो बोलते हैं इंटरेस्ट ही नहीं है वापस मिलने के लिए। तो फिर कहाँ ढूंढोगे उन सबको? तो बेटर क्या है कि ये सारे जो स्पिरिचुअल ज्योमेट्रिकल साइंस के साथ जो प्रैक्टिसेस हैं ये करते जाएं और अज्यूम करें कि ये जितने भी वेब्स हैं, ये जितने भी नेटवर्क्स हैं हमारे गॉड के साथ, सबको मैंने हील कर दिया, सबको मैंने फॉरगिव कर दिया, मैंने माफ़ी भी मांग ली, मैंने छोड़ भी दिया। तो पूरा का पूरा चीज डिसॉल्व हो जाता है। दैट्स द ओनली वे आउट। बाकी कोई तरीका ही नहीं है अभी। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद कुदरत ये साइन देती भी नहीं, ये सिंबल्स देते भी नहीं आपको। वही पूजा पाठ क्रिया धर्म ये सब चलते रहता, लेकिन इससे नहीं हो रहा है बिकॉज इसमें अभी इतनी एनर्जी पोटेंशियलिटी नहीं रही कि हम उस कॉर्ड को तोड़ पाए। अब इसलिए वो सिंबल्स आए, इसलिए ईथर को आना पड़ा कि जब आपके ये 4 एलिमेंट्स काम नहीं कर रहे। नहीं तो एक टाइम पे लोग विपश्यना करते हुए पास्ट लाइफ क्लियर करते, एक टाइम पे लोग राजयोग करके क्लियर कर देते थे, एक टाइम पे लोग क्रिया योग करके भी क्लियर कर देते थे, फायर में जला देते थे सब कर्मों को, लेकिन नहीं कर पा रहे। इसलिए ईथर द लास्ट एलिमेंट को आसमान से धरती पे उतरना पड़ा कि भाई ये लास्ट ब्रह्मास्त्र है, हथियार है, ये ज्योमेट्रिकल साइन लो और खत्म करो इसको। इज इट राइट और रॉन्ग? आप लाखों राहु केतु के जाप करोगे, इतना टाइम नहीं है आपके पास। आपको गायत्री मंत्र का चैंट करने को बोला, आपको उसकी टोन, उसकी वोकेबल नहीं आती है, उसकी रिदम आपको नहीं आती है, और वो काम उसी तरह से करते हैं और वो आपको आती नहीं है। इज इट राइट? बड़े बड़े श्लोक आपको आते नहीं है, मंत्र को एक जगह पे बैठ के एक ध्यान लगा के करना ये आपको आता नहीं है, तो फिर होगा कैसे? आप इतने अनप्रेडिक्टेबल हो, इतने मोबिलाइज्ड हो, इतना माइंड भागता है आपका, तो कहाँ से आप बाकी के कोई एलिमेंट्स से आप क्लियर कर पाओगे? मुझे बताओ, कोई एक भी एलिमेंट आप बताओ, नहीं कर पाओगे आप, 100% नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये जो लास्ट अभी कुदरत के पास जो हथियार है 5th एलिमेंट का, उन्होंने एक जो ज्योमेट्रिकल साइंस सारे साधु संतों ने बना के रखी, जब कुछ नहीं करेंगे तो इसको ही भेजेंगे। आज आप देखते हो कि बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन सिर्फ यस और नो में चलती है, आपने देखा? बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन, मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन चलती है कि बस टिक मार्क करो, समझ इतने, मतलब आप सोचते कि अरे बाप रे इतना बड़ी हाई क्वालिफिकेशन वाली इससे चलती है, तो बस साइंस से ही चलती है। जब बड़ी एग्जाम साइंस से चलती है, आपकी लाइफ सिंबल से चलती है। यही तो बात हुई कि नहीं? इज इट राइट? इसके पीछे अगर आप साइंस ढूंढने जाओगे कि नहीं नहीं पहले तो ये नहीं थे, ये कैसे क्लियर होगा, कहीं तो ग्रंथ में नहीं लिखा है, ये आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। आप ऐसे भी नहीं बोल सकते हो नहीं पहले तो ये एंटीबायोटिक नहीं थी, या अब क्यों आई, मैं क्यों लूँ, मेरे टाइम तो ऐसी कोई एंटीबायोटिक थी नहीं, अब जब आई है फार्मास्यूटिकल कंपनी ने रिसर्च किया तो आप लेते ही हो कि नहीं, पेन किलर लेते हो कि नहीं। तो ये चीज़ें जब आई है आपके सामने आज यहाँ पे इस जगह पे इस लोगों के सानिध्य में, समझ लो ये आपकी अल्टीमेट मेडिसिन है। इसमें आप बोलोगे नहीं मुझे ये इंटरेस्ट नहीं है, मैं रूम पे बैठूंगी, ये तो सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें, ऐसा नहीं है।
इस वक्त जो आपको ज़रूरत है कुदरत 100% दे रहा है, उसको अच्छे से ले लो, अच्छे से फॉलो करो, तो मे बी आज का ये पूरा ट्रीटमेंट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। और वो जन्मों जन्मों का जो आज ही लिखा गया था, इस समय लिखा गया था, इस जगह पे लिखा गया था, वो पूरा हो गया। इसको आपने अधूरा छोड़ दिया तो पता नहीं, आप बायोरिदमिक साइकिल है, वापस कब मौका मिलेगा किसको पता। आप आओगे नहीं आओगे, आपके ये सारे लोग आएंगे नहीं आएंगे किसको पता। ये सारे लोगों का होना उस समय पॉसिबल नहीं होता, आज पॉसिबल है तो आ गए। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हम ये सब रीयूनियन करने दे रहे हैं आपको, कहीं पे भी आप जहाँ मिलते हो तो उसका पूरा फायदा उठाओ। जितने भी हम जूम सेशंस भी लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि आपका एक के बाद जो एपिसोड है वो लाइफ का कंप्लीट हो जाए। आप बोलोगे मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आजकल मुझे टाइम नहीं है, ये सब बहानेबाजी है। फ्री भी रहते हो तो भी नहीं देखते हो। ऑनेस्टली मुझे तो कितनी बार वो सेशंस ड्राइव करते करते अटेंड करने पड़ते हैं, कितनी बार मतलब मैं रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, बिकॉज मुझे भी समझ में आता है कि मेरा भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन इसमें होना ज़रूरी है। चाहे मेरा नाम लेते हैं स्पीकर के नहीं लेते हैं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे देख के अपनी आइज़ जब उस पर दृष्टि लगाती है ना तो कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। आपकी आंखें लगनी चाहिए, आपके कान लगने चाहिए, उसकी आवाज़ आपके अंदर जानी चाहिए, उसको फील करना चाहिए और उसको अंदर उतारना चाहिए। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज ये सोल एजुकेशन है। सोल एजुकेशन को इतने हल्के से नहीं ले सकते हो। अगर स्कूल कॉलेज के एजुकेशन को 20 साल आपने होने दिया तो कम से कम आत्मा का ये सारी जो पढ़ रहे हो तो कम से कम 30-40 साल तो लगेंगे कि नहीं इसके। उसमें 8, 10, 15, 20, 40 रिट्रीट अटेंड करोगे तब जाके थोड़ा बहुत आपको ज्ञान मिलने वाला है। ऐसा मत सोचो 2-4 अटेंड कर लिया अब तो बहुत आ गया, अब क्या मुझे ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। थियरी समझ गए, आप प्रैक्टिकल करने के लिए आना पड़ता है। समझ में कि नहीं? अब वो कैरेक्टर बोलेंगे भाई आपने तो हमको पैसे दे दिए, आपकी मूवी तो अभी बन गई है, अब वापस हमको क्यों बुला रहे हो, हम थोड़ी अब आने वाले। ऐसा नहीं हो सकता, उनको वापस आना पड़ेगा क्योंकि सेंसर बोर्ड ने उनको काट दिया है। इज इट राइट? तो कहने का यही मतलब है कि अगर आपको यहाँ पे ऊपर वाले ने बुलाया है तो कुछ तो सोच समझ के बुलाया होगा कि नहीं, कुछ तो सोच समझ के बुलाया होगा कि नहीं। मतलब ये कॉलिंग हमारी कोई मार्केटिंग टीम से नहीं है, ये कॉलिंग ऊपर वाले से है, आप लोगों के लिए है कि जाओ क्लियर करो कितने लोग आपके वजह से अटके पड़े और आप कितने लोगों की वजह से भटके पड़े हो, है ना। तो निकलना तो दोनों को है, आपको भी निकलना है, उनको भी निकलना है। आप बोलोगे नहीं जब तक वो नहीं आएंगे मैं नहीं आऊंगी, तो अटक गए आप बोलोगे वो मुझे भेज नहीं रहे, मुझे नहीं आना होता है, फिर आप अटक गए करके। ऐसा होता नहीं है। आपको ये फर्म डिसीजन लेना पड़ेगा कि कोई इनिशिएटिव ले या ना ले, बस मुझे तो आगे जाना है और मुझे तो अपना अकाउंट क्लियर करना है। अकाउंट तो आपको ही क्लियर करना है ना। इज इट राइट और रॉन्ग? आप सोचो आपने किसी बैंक में अकाउंट ओपन किया और आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ महीने या कुछ साल के बाद आपको नोटिस आएगी कि आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है, लेकिन वो लोग कोई ऐसा आपको पैसे वापस नहीं भेजने वाले, कोई रिफंड नहीं भेजने, नहीं आपका ये अमाउंट निकाल दिया और ये आपको भेज किया, नहीं करने वाले। 20 साल के बाद भी जाओगे ना तो वहाँ दिखेगा कि भैया आपके 10,000 रुपया वहाँ अभी भी जमा है। इज इट राइट? और हो सकता है इतने साल के इंटरेस्ट से जमा है। इंटरेस्ट चढ़ता है कि नहीं कर्मा का भी, तो यहाँ पे भी तो यही होता है। जब तक क्लियर नहीं करोगे तो लेयर के लेयर और जमा होते जाएगा। तो ये इसलिए सिंबल्स बहुत यूज करने पड़ते हैं, इसलिए इतनी हीलिंग साइकिल से करनी पड़ती है, बिकॉज वो लेयर जम गया है इंटरेस्ट का, वो पूरा अभी थिकनेस हो गया, इतना थिन था अब इतना थिक हो गया है करके। और फिर वो जाएगा कहाँ? हमारे बच्चों के डीएनए में जाएगा। और परेशान कौन होगा? आगे का जनरेशन, बिकॉज हमने उसको ऐसे कर दिया है। इज इट राइट और रॉन्ग? जैसे आजकल जो भी काव का मिल्क वगैरह जो भी आता है, ये सारे मतलब हाइब्रिड सारे चीज़ें खाते हुए जो भी एक्सट्रैक्ट आता है उसमें कितना मिश्रण होता है, कितना उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कितने केमिकल कंपोजिशन अनवांटेड होते हैं, तब जाके आज के बच्चों को ये सब एलर्जीज होती है। आपने देखा कि नहीं? पहले कहाँ किसी को कुछ एलर्जीज होती थी, लोग आराम से दूध पीते थे। इज इट राइट? अब तो बोलते नहीं थोड़ा भी ये मिल्क प्रोडक्ट लिया मुझे ये एलर्जी होती है, मुझे ये लिया मुझे ये होती है, बिकॉज
पूरा वो जनरेशन ही वैसा चल रहा है ना। तो इसी तरह से अगर एनिमल के जनरेशन भी ह्यूमन को अफेक्ट कर रहा है, तो आप सोचो ह्यूमन का कितना अफेक्ट दूसरे ह्यूमन को करता होगा, ये तो आप अंदाजा लगाओ। बिकॉज एनिमल के पास तो चॉइस ही नहीं है, वो अपना डीएनए कैसे क्लीन करेंगे? आप उसको जो खिलाओगे वो बेचारा वो खाएगा और वो दूध देगा। इज इट राइट और रॉन्ग? वो थोड़ी पॉल्यूशन को फ्री कर सकता है, एनवायरमेंट को फ्री कर सकता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को वो घास में से निकाल सकता है? निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता है। लेकिन हम लोग सब चीज कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास कॉन्शियसनेस भी है, कॉन्शियस माइंड भी है, जो एक्स्ट्रा है हमारे पास। इज इट राइट? उनके पास कोई कॉन्शियस माइंड नहीं है, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, और उनके पास कुछ करने के लिए पुरुषार्थ नहीं है। कभी ऐसा सुना है या देखा है कि गाय का एक गुरु है और उसको कोई मंत्र दे रहा है, कि डॉग का कोई एक लीडर है और वो उसको सिखा रहा है कुछ? देखा नहीं देखा है? तो ये एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम में कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ह्यूमन किंगडम में हर एक चेंजेस हो सकते हैं। ये बहुत खास चीज है। प्लांट भी अपने किंगडम को चेंज नहीं कर सकते। उसको लगता है आजकल कुछ गलत खाद डाल रहे हैं तो बेचारा ले लेगा, क्योंकि जबरदस्ती पचाने वाले काफ़ी चीज़ें हम डालते हैं, इसी राइट और रॉन्ग, तो भी वो बेचारा वैसे ही प्रोडक्शन देगा। लेकिन ह्यूमन के पास एक बहुत ज़बरदस्त स्पिरिचुअल टूल है, जो इस्तेमाल करते हुए कितना भी समय खराब हो वो अपना अच्छा समय बिता सकता है। ये सिर्फ ह्यूमन ही कर सकता है। अगर ऐसा नहीं रहता तो क्या ज़रूरत थी ये सारे भगवान तीर्थंकर मनुष्य में जन्म लेते हैं? क्योंकि उनको चॉइस सिर्फ इसमें ही मिला था और किसी में नहीं मिला था। कभी ऐसे नहीं सुना होगा कि हाँ एक कुत्ता एनलाइटन हो गया या एक कुत्ता मोक्ष में गया, कभी नहीं, बिकॉज वो चॉइस नहीं थी उसके पास। इज राइट और रॉन्ग? और उसके पास कोई एजुकेशन भी नहीं था। यहाँ हमें तो कितना अच्छा है कि आप यहाँ जितने भी लोग हो, हर एक की लाइफ एक यूनिक है कि नहीं? अगर मैं आपके साथ 10 मिनट बैठूं तो आप बोलोगे नहीं सर 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा, मेरे पास इतने लाइफ के हिस्से हैं जो घटे हैं करके। मतलब कितनी बड़ी किताब है आपके पास, कितना सीखने को है, कितना समझने को है। तो लेकिन हमारे पास टाइम कहाँ है ये सब समझने के लिए? किसी के साथ बैठने के लिए टाइम कहाँ है? तो उसकी वो चीज़ें बढ़ती जाती है। जबकि कैसा है कि अगर हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठे ना, तो काफ़ी चीज़ें ऐसे ही ठीक हो जाती है। पहले के गांव में सत्संग के बाद ऐसे ही होता था कि गांव के लोग है ना, कोई एक विद्वान होता है ना, उसके साथ बैठ जाते थे और वो उसको समझाता था, भाई ऐसे नहीं, ऐसे बिहेव करो, ऐसे नहीं वैसे करो। तो वो लोगों के संस्कार अपग्रेडेड हो जाते थे। अब किसके पास टाइम नहीं है, लोग एक्स्ट्रा टाइम में अपने मोबाइल में अपनी पर्सनल एक्टिविटी करते हैं। इज इट राइट? कोई माँ बाप के साथ नहीं बैठता है, बच्चा बैठता है, कोई दादा दादी के साथ नहीं बैठता है, कोई विद्वानों के साथ नहीं बैठता है। वो सोचता है जो एक्स्ट्रा टाइम है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करूँ, थोड़ी आउटिंग करूँ, थोड़ा पब में जाऊँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ। तो जो उसका स्ट्रेस के वजह से, काम के स्ट्रेस के वजह से जो एक डस्ट क्रिएट हुआ है ना अंदर, वो डस्ट को क्लियर करने के लिए वो कहीं जा ही नहीं रहा है ठीक करने के लिए। वो उसको बढ़ा ही रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ा रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ा रहा है, वॉल्यूम, डिप्रेशन बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, सुसाइड करता है, कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेता है रिलेशनशिप में या कहीं फाइनेंस में, कहीं कुछ चीज़ों में ऐसा है। बिकॉज वो कहीं पे जाके पूछ ही नहीं रहा है कि मैं कहाँ इसको क्लियर करूँ। इज इट राइट? क्योंकि एक स्टेटस का ईगो है, एजुकेशन का ईगो है, बोलता है कौन मुझे सिखाएगा, मेरे पास तो खुद के पास ये इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन है। गाँव में तो पता था हम अनपढ़ गंवार है, हमको तो कोई एक विद्वान बंदा चाहिए तो बस हम बैठ जाए उसके पास। यहाँ तो कोई बैठने को ही तैयार नहीं है। टेल मी, है क्या? किसी के पास भी नहीं है। बिकॉज हमने माइंड का एजुकेशन इतना दिया है, उसे लगता है सोल के एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, जब माइंड के एजुकेशन से मुझे बड़ी सैलरी मिल रही है, मुझे बड़ा अपना प्रोफाइल इतना हॉट हो गया है करके, तो मुझे किसके साथ बैठने की ज़रूरत क्या है? लेकिन यहाँ पे जब ऐसे आते हो तब आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ आपकी गलतियाँ हुई है और कहाँ कहाँ आपको करेक्शन करना है। अदरवाइज तो आपको लगता है मेरी तो गलती है ही नहीं, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, जो भी है उसके वजह से मैं परेशान हूँ। और जब तक वो सुधरेगा नहीं तब तक आप ठीक नहीं हो सकते, बिकॉज आपने एंकरिंग कर दिया है कि मेरा प्रॉब्लम उसके वजह से, और वो बंदे को तो कोई लेना देना भी नहीं है, उसको तो पता भी नहीं कि एक्चुअली उसके पास कोई प्रॉब्लम है। समझ में कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल एक देता हूँ कि भाई मुझे लगता है मुझे अस्थमा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि लोग सिगरेट पी रहे हैं।
इसलिए मुझे अटैक आते हैं। अब लोग क्यों सिगरेट छोड़ेंगे आपके अस्थमा के अटैक के लिए? कोई छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कभी मत माइंड में क्रिएट करो कि ये मेरे प्रॉब्लम उसके वजह से है, और वो आदमी कभी क्लियर नहीं करने वाला, क्योंकि उसको तो पता भी नहीं कि उसके वजह से किसी को प्रॉब्लम हुआ है। जैसे आपको भी नहीं पता कि आपके वजह से किसी को प्रॉब्लम हुआ है, तो उसको कहाँ से पता चलेगा? तो ये जब प्रोसीजर्स आप अलग अलग तरीके से करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा किसकी भी गलती हो, मुझे तो फ्री होना है, मुझे तो क्लियर होना है। तो मुझे मार पीट कुछ नहीं, तो क्यों जीसस क्रूसिफाइड होने को तैयार हो जाते? क्यों महावीर किला ठोकने के लिए तैयार हो जाते? क्यों? क्योंकि उन्हें पता था भाई अब जो भी हो बस मुझे तू छोड़, मुझे निकलने दे यहाँ से बाहर, मुझे जो करना है कर मेरे ऊपर, जो अत्याचार करना है कर, जो मेरी बैंड बजानी है बजा, ऐसा है करके। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ बस तुझे सद्बुद्धि आ जाए और मुझे मुक्ति मिले। दो ही चीज़ लोग मांगते हैं। तो आपको भी यही कहना है, जितने भी यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रोसीजर करो ना, यही इंटेंशन रखना है, मुझे मुक्ति दो, उसको बुद्धि दो। बस दो ही चीज़ें आपको मांगनी है। ऐसा मत बोलो कि नहीं बस मैं तो उसको सबक सिखा के ही छोड़ूंगा, एक बार तो बस मुझे कुछ टूल मिल जाए, कुछ तो मुझे ऐसा कुछ हथियार मिल जाए कि मैं उसका ईगो तोड़ के रहूँगा। उसके लिए आपको नहीं भेजा है, आपको भेजा है शून्य होने के लिए, उसका ईगो तोड़ने के लिए आपको नहीं भेजा है। इज इट राइट और रॉन्ग? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये है कि सपोज अगर कोई दवाई एलोपैथी की खाने के बाद अगर आपको एसिडिटी होती है, आप ये नहीं बोलोगे कि मैं अब नींबू पानी पी के ना दवाई को बताऊंगी कि मैं क्या हूं। ऐसा बोलोगे क्या? वो तो आपके लिए, आपके प्रॉब्लम ठीक करने के लिए बनी है। उसके साइड इफेक्ट जो है उसको तो उसे कोई लेना देना नहीं है। तो कोई बंदा आपकी लाइफ में हस्बैंड वाइफ बच्चा बन के आया है, वो आपकी दवाई बन के आया, उसका जो साइड इफेक्ट है उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप अपना इलाज कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी कुछ साइड इफेक्ट आपको हो रही है। आपने तो या तो लाइफ बिटवीन लाइफ मान लिया कि ये बस ये मेरा होना चाहिए, और या तो एक कार्मिक अकाउंट है कि वो बाय डिफॉल्ट आपकी लाइफ में आ गया है। जो भी चीजें हैं, अब आप ये नहीं बोल सकते उसका मुझे असर हो रहा है, लेना तो पड़ेगा ही। तो जब किसी को कोई इन्फेक्शन होता है, एक्यूट इन्फेक्शन, और उसको सेकेंड डे पता चलता है कि मुझे ये दवाई खा के अब मेरी तो एसिडिटी बढ़ गई है, अब वो स्टॉप नहीं कर सकता, उसको 5 दिन का एंटीबायोटिक खाना ही पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब आपकी लाइफ में कोई आ गया है, आप एकदम झटके से नहीं बोल सकते नहीं मैं इसको स्टॉप कर दूंगा, फिर तो आपका इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। इज इट राइट और रॉन्ग? आप एक झटके में नहीं बोल सकते आज से मैं इसको पति नहीं मानती हूँ, आज से मैं इसको रिलेशनशिप में नहीं मानती हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप। आपको किसी भी तरह से उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट राइट? इतनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जब वो रातों रात बंद हो गई ना, आप देखो कितना केओस हो गया। जैसे जेट एयरवेज बंद हो गई इंडिया में, कितना प्रॉब्लम हुआ, कितने अनएम्प्लॉयड हो गए, कितने फैमिली के इश्यूज हो गए, कितने लोगों ने सुसाइड कर दिया। तो आप एक झटके से कोई चीज़ नहीं कर सकते हो। आपको ये स्पिरिचुअल प्रोसीजर जो एकदम पैरेलल प्रोसीजर है सोल के साथ, वो प्रोसीजर करते हुए अपने माइंड, बॉडी, इमोशंस को ठीक करो। ये चीज़ आप समझ लो। आप बॉडी लेवल पे एक झटके से कुछ नहीं कर सकते हो, इमोशन लेवल पे 2-4 गाली देखो बस मुझे तो मन हल्का लग रहा है, मैंने तो 4 गालियाँ दे दी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैंने तो 4 लोगों को बता दिया ये बंदा बहुत बदमाश है, मैंने तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया, मैंने तो उसको बदनाम कर दिया, अब मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं होता है। इस यूनिवर्स में आपने जो चीज़ छोड़ी है ना, वो चीज़ आपको ही न्यूट्रलाइज करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ छोड़ी है आपने, किसका भी जो भी बुरा बोला है ना, वो आपको ही न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। वो बुरा था या नहीं था वो सेकेंडरी है। आपने बुरा बोला ना, अब आप ही न्यूट्रलाइज करो, आप ही उसके साथ फॉरगिवनेस करो। इज इट क्लियर और नॉट? और ऐसे तो हम कितने कैजुअली करते हैं, इसके बारे में कुछ भी बोल देते हैं। आज तो ये डिजिटल वर्ल्ड है, यहाँ तो कोई भी आदमी किसी को भी ब्लॉग में कुछ भी लिख देता है, उसको समझता भी नहीं है कि तुमने यूनिवर्स में ब्लॉक नहीं किया, तुमने अपने कर्मा को ब्लॉक किया है। तो ये जो ब्लॉगिंग करते हैं ना, किसी के बारे में कुछ भी रिव्यू देके, ये बहुत मतलब समझते नहीं कि जो चीज इन्होंने की है कोई इनके साथ जब करेगा ना, तब वो न्यूट्रलाइज्ड होगा, तब तक नहीं होगा। बिकॉज कमियां खामियां तो सब में है, ऐसा नहीं कि नहीं है करके। लेकिन जब हम किसी को लिखते हैं ना टैग करके, कहीं तो ट्विटर में करते हैं कि सबको पता तो चले ये बंदा कितना गंदा है। सो कोई भी पर्सनलाइज कर्मा को ना जनरलाइज कर्मा मत करो, कभी मत करो। कोई भी पर्सनलाइज कर्मा है वो आपके लिए था,
और वो आपके लिए ही रहने वाला है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलोगे भले सबको पता चले ये ऐसा है, तो समझ लो गए काम से। क्योंकि अब कितने लोग अटक गए आपकी वजह से, आपके एक स्टेटमेंट के वजह से कितने लोग अटक गए। तो कर्मा किसको चढ़ेगा? हमको ही चढ़ेगा, बिकॉज हमने अपने कर्मा को ऐसे बना दिया। इज इट राइट और रॉन्ग? वो चीजें आपको क्लियर करने के लिए कुदरत ने एक रचाई थी, समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा नहीं है तो किसी के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा हो सकता है? नहीं। आज भी लोग आसाराम बापू की आरती करते हैं, लोगों को फायदा होता है। आज भी लोग कितने लोग सत्य साई बाबा को मानते हैं, वो नहीं है, उनको फायदा होता है। आज भी लोग कितने ओशो के मेडिटेशन करते हैं तो उनको फायदा होता है। आज भी लोग कितनी साई बाबा को मानते हैं तो उनकी लाइफ में चमत्कार होते हैं। हम क्यों ऐसे स्टेटमेंट दे कि नहीं ये ढोंगी है या ये ऐसा ही है वैसा है? ये कॉर्ड सबसे पहले कट करो, जहाँ पे आपने ऐसे गलत स्टेटमेंट दुनिया में छोड़े हैं करके, क्योंकि वो ब्लैक कॉर्ड्स हैं, वो डार्क कॉर्ड्स हैं, वो थिक कॉर्ड्स हैं, वो नेगेटिव कॉर्ड्स हैं। वो आपको ही काटना पड़ेगा, कोई आपके लिए क्लियर नहीं करने वाला। इज इट राइट और रॉन्ग? ये बहुत समझने वाली बात है, बिकॉज किसी के साथ क्या अकाउंट है ये तो ऊपर वाला ही जाने, ऊपर वाला ही जाने। हम कितनी किसी को भी कुछ भी गाली दें इन जनरल, लेकिन हमें नहीं पता अंदर अंदर वो बंदे ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, और उसकी वजह से कितने लोग के अच्छे घर भी बसे हैं, कितने लोग की लाइफ भी चेंज हुई। वी नेवर नो दैट। इज इट राइट और रॉन्ग? जो हम सरफेस पे देख रहे हैं वो चीज अलग है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, आपको एंटीबायोटिक ने एसिडिटी क्रिएट की, लेकिन कितने लोग उस एंटीबायोटिक की वजह से बच गए, अदरवाइज वेंटिलेटर पे मर जाते, अदरवाइज हॉस्पिटल में ही मर जाते। तो आप ये नहीं बोल सकते ये दवाई इतनी खराब है कि इसके वजह से मुझे एसिडिटी हुई और मैं तो अभी स्टेटमेंट दूंगा कि लाइफ में कभी ये एंटीबायोटिक मत लेना, ऐसा आप नहीं बोल सकते। इज इट राइट और रॉन्ग? बस हमारा क्लियरेंस होना इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोई भी मुझे कहता है ना कि सर आप अपना रिव्यू दो, मैं बोलता हूँ बेस्ट है करके, अच्छा है। मेरे साथ अगर बुरा भी हुआ ना तो कहीं पे मुझे उसके लिए सजेशंस देने वाले, मैंने बस आप और भी अच्छा कर सकते हो, और भी अच्छा, ऐसे करके मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा है, मुझे जहाँ लगता है कि यार ये बहुत गलत किया इसने मेरे साथ, वहाँ पे भी मैं वैसे ही स्टेटमेंट देता हूँ, समझ? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरा कुछ किया हुआ रहेगा इसलिए आज मेरे साथ ऐसे हुआ। अगर मैंने नेगेटिव स्टेटमेंट दिया इसका मतलब कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये मेरा कोई कर्मा था, तो फिर तो चढ़ गया कि नहीं मेरे ऊपर वापस। इज राइट और रॉन्ग? तो लेट इट गेट क्लियर। लेकिन सबक सीखने को मिलता है इसमें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसमें जो लेसन्स आपको मिलते हैं ना, ये परमानेंट लेसन्स है। और ये लेसन्स को अगर आपने एक्नॉलेज किया तो मे बी ये गलतियां दोबारा नहीं करोगे। इज इट राइट? और जब दोबारा नहीं करोगे तो लूप साइकिल से बाहर आ जाओगे। इज इट राइट? जब कर्मा की पैटर्न से बाहर आओगे तब लाइफ एंड डेथ की पैटर्न से बाहर आओगे। ये एक सिंपल स्टेटमेंट लाइफ में समझ लेना। हर एक चीज का एक कर्मा का साइकिल है, उसी से हमें बाहर आना है। रिलेशनशिप की साइकिल है, बिजनेस जॉब प्रोफाइल का साइकिल है, क्लाइंट और बिजनेसमैन का एक साइकिल है। ये हर साइकिल से आपको बाहर आना है करके, ऐसा है। और जैसे एक मैंने घर बेच दिया फॉर एग्जाम्पल, और मैंने बेचने के बाद भी है ना अपने नाम को चेंज नहीं किया, तो लाइट बिल आते रहेगा कि नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स भी आते रहेगा, हर चीज। मैंने कहा मैंने तो बेच दिया, लेकिन अभी तक आपने उसका नाम चेंज नहीं किया। इज इट राइट और रॉन्ग? तो सोल ने क्या है ना, बर्थ भले नया लिया है लेकिन अभी भी उसका क्लियरेंस नहीं हुआ, तो उसको हर लाइफ में वो टैक्स के पेपर्स आते हैं, वो बिल्स चढ़ते रहते हैं उसको। आप बोलेंगे मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मेरा कहाँ से आ रहा है, ये तो चीज मैंने खरीदी नहीं थी, ये चीज क्यों मेरे? लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं सोल के अकाउंट में पहले से थी, और आपने उसी सोल को लेके दूसरी बॉडी ले ली, तो बाय डिफॉल्ट आएगा कि नहीं? फिर वो बहू के फॉर्म में आएगा, बेटे के फॉर्म में आएगा, पार्टनर के फॉर्म में आएगा, वो बाय डिफॉल्ट आएगा आपको। तो ये चीज आप क्लियर कर लो। आप ये ढूंढने की कोशिश मत करो वो कौन सी आत्मा ने, मतलब ये आत्मा ने कौन से जन्म में क्लियर किया। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बस फॉरगिव करना है, कॉर्ड कट करना है, उसको रिलीज करना है, फ्री करना है। बिकॉज हर बार ये मौका आपको मिलते जाएगा जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, और वो आपको ही मिलते जाएगा। ऊपर वाला नहीं बोलेगा चल यार ये तो कर नहीं रहा है, 10 बार हुआ, 15 बार इसको सबक देगा, अब और किसको मैं इसका दे देता हूँ। वो पॉसिबल ही नहीं है। होगा? मुझे बताओ कितने ऐसे देखो जो है ना 200 रुपए से लाइट के बिल आते हैं ना, तो 10 साल के बाद लाख रुपए तक पहुंच जाता है बिल, तो भी बाजू वाले के पास वो बिल नहीं जाता है, वो बिल उसी नाम पे रिलीज होता है। इज इट राइट? और फिर कोर्ट में केस चलता है,
बोलते हैं 10 साल मेरा घर बंद था, मैंने तो बेच भी दिया और मेरे नाम का इतना बड़ा बिल आया। लेकिन जिस दिन बेचा, क्या आपने उस रजिस्ट्री करवाई? आपने नाम चेंज किया? नहीं करवाया। तो जहां पे भी छोटी छोटी गलती की ना, बड़ा बड़ा भुगतान होता है वहां पे। इज इट राइट और रॉन्ग? आज सुबह ही सचिन भैया बता रहे थे कि इनके पापा ने एक स्कूटर इनके नाम से खरीदी थी और किसी ने एक्सीडेंट किया, तो इनको बार बार यहाँ पे आना पड़ता है कोर्ट में जाने के लिए। अब गलती किसी की नहीं है, गलती क्या थी कि उस समय वो चीज हुई, दूसरे समय उसका करेक्शन नहीं हुआ। तो यहां पे भी अगर आज आप करेक्शन नहीं करोगे ना, तो यही चीज होगी कि अननेसेसरली आपको कहीं ना कहीं कर्म की अदालत में खड़ा किया जाएगा और आप बोलोगे ये मेरा कसूर ही नहीं है, ये मैंने तो किया ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तो आत्मा ने किया था ना, आपने तो वो आत्मा को लेके ही कैरी फॉरवर्ड हो रहे हो। इज इट राइट? तो प्लीज उसको एक्सेप्ट कर लो। ज्यादा अभी इस कलयुग में दिमाग मत लगाओ। हमने साइंस से बहुत दिमाग लगा दिया, इतना क्वांटम साइंस में इतना रिसर्च किया, एवरी पार्टिकल एवरी डीएनए के ऊपर। अब सिर्फ आपको सिर्फ बता रहे कि इस पार्टिकल को ये सिंबल के साथ न्यूट्रलाइज करना है, लेकिन लोगों को हजम ही नहीं हो रहा। लोग हॉस्पिटल में कभी नहीं कहते कि ये 10,000 का एंटीबायोटिक कहाँ से आया, लेकिन लोग यहाँ कहते ये 9 सिंबल्स कहाँ से आए, ये एक सिंबल साइकिक सही का कहाँ से आया, और क्योंकि लोग क्लियर नहीं करना चाहते। इज इट राइट? काश अगर ये दवाई के अंदर सिंबल भगवान ने डाला होता तो शायद आप क्वेश्चन ना करते और आप चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते। इज इट राइट? लेकिन ये एक अलग तरीके से हमें एक्सेप्ट करना है कि ये रास्ता भी है, पहली बात तो। इज इट राइट? और हमको ये 20 साल से ज़्यादा लग गए सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को कि ये भी एक रास्ता है करके, जो बहुत क्विक रास्ता है, बहुत शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन नया रास्ता है। बहुत कम लोग चले हैं, लेकिन आप जब चलोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो पहले बताओ कौन चला है। अब जब चीज ही नहीं है तो हम कितने को खड़ा करें आपके सामने? और आप जैसे जो गिने चुने लोग हैं, आप अपनी दुनिया में मस्त हो, आप कोई ऐसा अपना टेस्टिमोनियल वीडियोस नहीं बनाते हो, आप कोई पब्लिश नहीं करते हो, तो डेफिनेटली जब हम करते हैं तो वो मार्केटिंग लग जाता है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो जैसे मेरे सर ने मुझे 99 में सिखाया और मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने 2-3 साल तक उनकी बहुत मार्केटिंग की। और जब वो कहे कि उदय मुझे लगता है अब तेरा समय आ गया, तू अब लीड कर ले। मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं मेडिकल पर्सन हूँ, आपके जैसे कोई गुरु इंसान तो हूँ नहीं। बोलता है लेकिन लोगों को अब तेरे पे विश्वास ज़्यादा हो गया हमसे, तो तू ये चीज़ का लीड कर ले। तो मैंने मजबूरी में लीड किया। लेकिन आज भी मुझे लगता है अगर कोई मुझे कहेगा कि भाई मेरे पास बहुत अच्छी चीज़ है तो प्लीज़ मुझे प्रमोट कर, मैं तो 100% करूँगा। मैं ये नहीं सोचूंगा मैं उसको करके मुझे क्या मिलने वाला है, क्योंकि सही में अगर कोई अच्छा है तो उसको अच्छा बोलने में क्या बुरा है ना? जैसे अभी हम लोग एक एसोसिएशन से जुड़े हैं, समझो दादा भगवान के, और मुझे अच्छा लगता है। तो जहाँ पे भी उनका कोई इवेंट होता है, दुबई में, सिंगापुर में, कलकत्ता में, जहाँ होता है, मैं अपने सारे एसकेएम के स्टूडेंट्स को बोलता हूँ जाओ वहाँ जाओ, आप वहाँ से गुरुजी से ज्ञान लो, उनसे शक्तिपात लो, उनका जो भी प्रोसीजर है वो अपनाओ करके। लोग बोलते हैं बस आपका लिया बहुत हो गया। मैंने बोला नहीं, अभी भी बहुत कुछ आपको सीखना बाकी है, बहुत बड़े संतों के गुरुओं के पास सानिध्य में रहना बाकी है। इतना शॉर्टकटली हल्के से मत लो ये चीज़ को। इज इट राइट और रॉन्ग? तो आपको भी जहाँ पे भी लगता है ना, कुछ शिवानी का टॉक अच्छा लगा तुरंत फॉरवर्ड कर दो, जहाँ आपको लगता है सदगुरु का अच्छा लगा फॉरवर्ड करो, इतना तो कंट्रीब्यूट करो आप। पता नहीं आपके टॉक मतलब फॉरवर्ड करने से कुछ लोग की लाइफ चेंज हो जाएगी। हु नोज दैट? जब हम नेगेटिव चीज़ों को इतनी फायर से फैलाते हैं, अच्छी चीज़ को क्यों नहीं फैलाते हम? फैलाना चाहिए हमें, भले वो माने या ना माने। कभी तो मानेगा कि नहीं, कभी तो मानेगा। कभी तो आपने आज सीड्स डाली है, कोई तो और 10 लोग उस सीड्स को नर्चरिंग करेगा और अल्टीमेटली एक फल स्वरूप आपके जैसा कहीं तो मिलेगा, वो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं तो ऐसे सत्संगों में कहीं तो मिलेगा कि नहीं? इज इट राइट और नॉट? तो ये ह्यूमन कॉन्ट्रीब्यूशन ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो भी सोल लेवल पे कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जब कच्छ में भूकंप हुआ था तो मैंने देखा कि लोग पंजाब से ट्रक के ट्रक ब्लैंकेट्स भेज रहे थे, क्या क्या भेज रहे थे, लेकिन वो एक छोटा कंट्रीब्यूशन था भेजना फिजिकल लेवल पे। लेकिन वहाँ पे जाके किसका दर्द महसूस करने वाले बहुत कम मिले मुझे। वहाँ जाके किसी ने किसी को पानी पिलाया, वो बहुत कम लोग मिले। बिस्लरी के बॉटल भेज दिए,
खाने के खाना भेज दिया और सब वेस्ट भी गया कितना सारा। मैं जब गया था, सेकेंड डे गया, 26 को भूकंप हुआ, 27 को मैं बॉम्बे से ड्राइव करते हुए पहुंचा वहाँ, तो वहाँ देखा कि हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट थे और उनके पास दवाइयाँ नहीं थी करके, तो और आने के भी चांस नहीं थे बिकॉज रास्ते सब टूटे पड़े थे। तो मैंने वहाँ के जो स्टाफ टीम थे हॉस्पिटल के, उनको कहा कि भाई आपके पास सैंपल तो होंगे? बोलते हाँ सैंपल्स तो भर भर के पड़े हैं। मैंने बोला दे दो, मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। मैंने एंटीबायोटिक, पेन किलर, ये सेडेशंस वाले, एंटी डिप्रेसेंट वाले, ये सारे मेडिसिन को सॉर्ट आउट किया, एक्सपायरी डेट वाले जो भी थे, और उसको रात भर करता था, दिन में सबको डिस्ट्रीब्यूट करता था, पेशेंट्स को खिलाता था, फिर रात को क्लियर करता था, दिन में फिर उनको खिलाता था करके। तो इतना छोटा भी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पे जो हमने कंट्रीब्यूशन किया, हमको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि कुछ तो कर पाए कि नहीं। अदरवाइज लोग ऐसी दवाइयाँ भेज देते थे, कार्टून के कार्टून, मतलब इतने बॉक्सेस पड़े होते थे, पता ही नहीं कि इसमें से एंटीबायोटिक कौन सी है, एंटासिड कौन सी है, पेन किलर कौन सी, लोगों को पता ही नहीं, कैसे खाएंगे वो? इज इट राइट और रॉन्ग? फिर हमारी जो हीलर्स की टीम थी, 10 लोगों की टीम थी, जो हम कार हायर करके गए थे, सारे लोग अलग अलग गांव में जाके हीलिंग करना शुरू कर दिए, सिंबल्स डालना शुरू कर दिए। जो ट्रॉमा में थे, बहुत पेन में थे, कुछ लोगों के फोटोग्राफ हमने तभी तुरंत भेजे फैक्स कर, क्योंकि तभी इतना कुछ ये मोबाइल का ये सब नहीं था, तो भी हमने कोशिश किया करके। कुछ तो आप अपने हिसाब से करो कि नहीं, कुछ तो आपको लगना चाहिए कि मुझे सोसाइटी में करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, मुझे लोगों को भी जीने का तरीका बताना है ना। और ये डिजिटल वर्ल्ड है, अच्छी चीज़ों को फैलाओगे तो सही में फैलेगी। जब बुरी चीज़ इतनी जल्दी फैल जाती है, कुछ तो आपका फैलेगा कि नहीं। भले रेटिंग्स कम मिलेंगे, इसके व्यूअर्स कम मिलेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई एक साल में 2 इंसान ने भी कोई आपकी एक फॉरवर्ड की हुई वीडियो देखी, तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं तो यूनिवर्स कहेगा तुमने अटेम्प्ट तो किया। हम जब कोई गंदी चीज़ भेजते हैं वीडियो, तो एक दिन में 50 लोग देख लेते हैं, और अच्छी चीज़ भेजते हैं तो साल में कोई 2 लोग देख लेते हैं। लेकिन आपने तो भेज के अपना कर्तव्य तो निभाया कि नहीं, आपका कंट्रीब्यूशन तो हुआ कि नहीं, इतना तो आप करो। तो मुझे लगता है ये 2 चीज़ आपको पैरेलली करनी पड़ेगी, एक तो ये कॉर्ड कटिंग वाली और एक कंट्रीब्यूशन वाली। जितनी अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूशन करोगे, अभी ये स्पीकर्स देख रहे हो हमारे SKM के, 6 बजे हफ्ते में एक दिन कंट्रीब्यूट करते हैं, 1 घंटा अपना। बीच बीच में भी हम कभी उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आज ये त्यौहार का दिन है, फेस्टिवल है, प्लीज़ आप थोड़ा ये ले लो, ले लेते हैं, मना नहीं करते। तो हमें बहुत खुशी होती है कि इतने अनकंडीशनली, कभी कोई हमारा स्पीकर पैसा नहीं लेता है, कभी कोई डिमांड नहीं करता है, कोई सैलरी बेसिस पे नहीं है हमारे स्पीकर, सब लोग वॉलंटरली अनकंडीशनली काम करते हैं। कभी कभी हमारे US के, कनाडा के, अलग अलग कंट्रियों के टाइमिंग्स अलग होते हैं, दिन में, रात में, सुबह, तो भी वो बोलते ठीक हम ले लेंगे करके, क्योंकि वो फिर ये नहीं देखते कितने लोग हैं, कभी पूछते भी नहीं है। हम बाद में बोलते हैं एक ही लोग है, उसको यही टाइम चलेगा, हाँ ठीक है हम एक 1 to 1 कर लेंगे। मतलब इतना कंट्रीब्यूशन अनकंडीशनली करने को तैयार होने चाहिए, बिकॉज आपके एक को ठीक करने से उसके कितने कॉर्ड कट हुए, उसके कितने क्लियरेंस हुए, हु नोज दैट। उसकी तो पूरी लाइफ चेंज होगी, उसके साथ जितने लोग थे उनकी भी लाइफ चेंज हो गई। तो हमें फिर वो पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे वजह से तुम्हारा कितना चेंज हुआ, फिर तो ये ईगो फैक्टर आ गया, ये तो आई फैक्टर आ गया कि मेरे वजह से तुम्हारा क्या चेंज हुआ। ऐसा नहीं है, उसको करके छोड़ दो, उसको और हेल्प चाहिए दे दो, लेकिन आप पीछे मत पड़ो। इज राइट? आपने देखा होगा, आप जितने लोग भी जो रिपीटर्स है, मैं कभी आपके पीछे नहीं पड़े रहता हूँ इंडिविजुअल लेवल पे। इज राइट? कि क्या हुआ, मेरे वजह से आपको कितना फायदा हुआ, मेरे ये करने से कितना। मैं सोचता हूँ कि ये जो टीम वर्क हो गई है, उसमें से जितना आपने लिया और जितना अपनाया, जितना स्वीकारा, उतना तो फर्क आने ही वाला है आपको। मुझे पूछने की क्या जरूरत है? इज इट राइट और नॉट? तो प्लीज़ ये आज दिमाग में डाल दो कि मुझे ये चीज़ों को फैलानी है। इज इट राइट? सिर्फ मंत्रों को मत फैलाओ, ये जो चीज़ें इस यूनिवर्स में मास लेवल पे चल रही है ना, उसको फॉरवर्ड करने में कोई बड़ी बात नहीं है। जो यूनिक चीज़ है, जहाँ पे कहीं किसी को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ रिसर्च हुआ है, या ऐसा कोई साइंस है, या ऐसा कोई सिंबल्स है, और इससे ये चीज़ें हो सकती है, तो प्लीज़ उसको फॉरवर्ड कीजिए। पीपल वांट यूनिक थिंग, पीपल वांट न्यू थिंग। पुरानी चीज़ों को फॉरवर्ड करते करते कोई अभी मतलब नहीं रहा है। इज राइट? मैं रास्ते पे देखता हूँ लोग भगवत गीता किताब बेचते हैं, बहुत बुरा लगता है कि भाई भगवान की किताब को भी रास्ते पे बेचनी पड़ती है।
और खरीदने वाला भी कोई नहीं। वो पंडित पकड़ते, अरे लो लो, बोलते नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मुंह फेर लेते लोग, बिकॉज ओल्ड हो गया ना। ये ग्रंथ तो हमारे कितने जन्मों के अंदर से पड़ा हुआ है, अब उसका एक आगे का वर्जन क्या है ये तो बताओ। तो फिर कोई एक अच्छा टॉक देने वाला होता है कि महाभारत के बारे में, भगवत गीता के बारे में एक रिफाइंड टॉक जो हायर कॉन्शियसनेस वाला होता है इस नया वर्जन का, तो लोग सुनते हैं कि अच्छा उसका ये भी कोई मतलब था, तो मजा आता है कि नहीं सुनने में। फिर वो गोपाल दास हो या देवदूत पटनायक हो, जो भी इंसान हो, ऐसे लोग तो बहुत मजा आता है सुनने के लिए। इज इट राइट? तो मैं भी आपको कहता हूँ कि प्लीज आप थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए तो बहुत मजा आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया।